औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक से नेक उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के करम से अपने घरों के अंदर महफूज होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ी अच्छे अंदाज के अंदर अदा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से बचाव की तदाबीर आपको हर रोज़ बताई जाती हैं और जैसा भी आप ख़बरों के अंदर, अखबारात के अंदर पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, इस वक्त कोरोना का मर्ज़ जो है वो बड़ी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। तो बराए मेहरबानी SOPs पे अमल करना है। दूसरा, अल्लाह पाक से दुआ करनी है, नमाज़ पढ़नी है और अपने जितने भी नेक अमाल हैं उनको बखूबी अंदाज में आपने अदा करना है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि हमारा जो पिछला लेक्चर था चैप्टर 4 का वो ख़त्म हो चुका है। अब वो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो कौन सा था? 5th चैप्टर था, जो किसके बारे में था? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में था। उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने कुछ ओवरव्यू दिया था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या, कैसे काम करता है, कैसे होता है। तो मज़ीद उसको थोड़ा सा आगे हम कैरी ऑन करते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली काम किस तरह करता है। तो 1951 के अंदर वैन न्यूमन नाम के एक शख्स ने और उसकी टीम ने एक आर्किटेक्चर तैयार किया था जिसे हम वैन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। आर्किटेक्चर आपको पहले भी समझा दिया था कि आर्किटेक्चर का पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है। तो उसने कंप्यूटर का ये आर्किटेक्चर तैयार किया था जो आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है वो कैसे होता है। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे पास CPU जिसे कहते हैं। ये हमारे पास एक मदरबोर्ड के ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाती है और ये सारे के सारे अमल यही परफॉर्म करती है। जैसे इंसान का दिमाग है, इंसान की बॉडी को क्या करता है, अपनी जितने भी परफॉर्मेंस हैं वो इसी के थ्रू कर रहा होता है। इसको क्या होता है कि इनपुट मिलती है, उसको प्रोसेस करता है और कोई ना कोई इसको आउटपुट देता है जिसके नतीजे में कोई ना कोई परफॉर्मेंस हम करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी हमारे पास एक एल्गोरिदम के तरीके से तैयार किया गया है। उस एल्गोरिदम के अंदर जो हम कह सकते हैं किसी चीज़ का पिवट, जो सेंटर होता है, वो कंप्यूटर का वो एक छोटी सी चिप जिसे हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अक्सर लोग पूरी उस बॉडी को भी CPU कहते हैं, हालांकि वो एक सिस्टम होता है हमारे पास, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एक सिस्टम यूनिट है। CPU, ये वाला हमारे पास एक CPU है जो बोर्ड के ऊपर एक चिप सी लगी होती है। ये है, इसका पर्पस क्या होता है? ये आपको जितना भी कंप्यूटर का अंदर का जितना भी निज़ाम होता है ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मकसद क्या होता है? इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि वो कैसे काम करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? ये जब भी कोई इनपुट आती है वो मेमोरी से लेके अपने पास ले आता है और उस पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करता है, कोई परफॉर्मेंस करता है और फिर क्या होता है, उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट हमें शो कर देता है आउटपुट के तौर पे। तो इसके अंदर जो बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इसका हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट, हम इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। दूसरा ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तीसरा, इसके अंदर तीसरी चीज़ होती है जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं या रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा आप डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर कैसे ये परफॉर्मेंस करता है। और इसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है ये दरअसल हमारे पास क्या करता है कि मेमोरी से जो इसको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं वो फेच करता है। क्या करता है कि जो इसको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती हैं
वो उनको क्या करता है, फेच करता है, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करता है। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है, इसको क्या इसका पर्पस क्या है कि ये एक्सट्रैक्ट करता है, फेच करता है और उनको डिकोड करता है और फिर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये हमारे पास जो हमारा सेंट्रल यूनिट है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या, कंट्रोल यूनिट, ये हमारे पास इसका मकसद क्या होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करता है। जैसे किसी भी इदारे का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो अब एक अपना किरदार अदा करता है उस इदारे में, तो कोई चीज़ ले रहा है, उसको आगे भेज रहा है, फिर उस पर परफॉर्मेंस करके वापस भेज रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट होता है। अब इसके बाद जो अगला यूनिट है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस कर रहे थे वो हमारे पास एक अरिथमेटिक परफॉर्मेंस क्या होती है। अरिथमेटिक परफॉर्मेंस क्या होती है कि ये हमारे पास जो भी किसी किस्म की ऐसा काम जिसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स टाइप की कोई चीज़ इन्वॉल्व है, अरिथमेटिक कोई चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो उसको ये परफॉर्म करता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी को जमा करना है, किसी को माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, तो इस किस्म के काम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपने परफॉर्म करने किसी भी हिसाब से, तो वो कौन सा करता है, ये हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट करता है। दूसरा हमारे पास LU, लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या करता है, जो आपके एंड और ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है, जिसके अंदर कुछ कंपैरिजन टाइप की चीज़ आ जाए, कंडीशन चीज़ आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास एक यूनिट है जो इस किस्म के परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, दिस इज द पार्ट वेयर शॉर्ट टर्म मेमोरी एलोकेट, जहाँ पे हमारी बहुत कम किस्म की और फास्ट किस्म की मेमोरी एलोकेशन होती है। जो हम पैगाम लेते हैं या एड्रेस लेते हैं, जो डाटा लेते हैं, और इसके अंदर थोड़ी देर के स्टोर होता है, इस पर परफॉर्मेंस होती है, फिर हमारी मैन मेमोरी को ये फॉरवर्ड कर देता है या सेकेंडरी मेमोरी की तरफ ये चली जाती है। ये प्रोसेस आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये बड़ी फास्ट होती है। इसको कैश भी कहते हैं। कैश उसकी CPU की हम कहते हैं कैश कितनी है, तो ये उसकी छोटी सी मेमोरी होती है जो हमारे ये परफॉर्मेंस करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक वैन न्यूमैन मॉडल आप देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये एक सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट दिखाया गया है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर देखिए ये आपके पास कंट्रोल यूनिट, दूसरे में आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, और नीचे आपकी कुछ आपके रजिस्टर दिखाए गए हैं। तो रजिस्टर क्या क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास PC है, इसके अंदर CIR है, AC है, MAR है और MDR, ठीक है। और साथ में आपको ये भी दिखाया कि इनका एब्रीवेशन किसका है। जैसे MAR मेमोरी एड्रेस यूनिट रजिस्टर है, तो ये क्या करता है, हमारे पास जो डाटा आता है उसका रजिस्टर, उसके अंदर एड्रेस जो होता है उसके अंदर स्टोर होता है। जो भी हमारे पास डाटा आता है उसके जो एड्रेस होता है उसका, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर होती है, ठीक है। तो जब भी कोई हमारे पास, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा करना होता है कि ये किस लेवल पे या किस जगह पे हमारे पास ये परफॉर्मेंस इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और कहाँ पे हमने इसको रिटर्न करना है, तो उसका जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है हमारा। ये हमारे पास जो MAR कंट्रोल होता है, इसके अंदर ये हमारे पास रजिस्टर होता है, इसके अंदर ये स्टोर होता है। दूसरा MDR, इसके अंदर हमारे पास मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं। तो इसी तरह बाकी भी हमारे पास जो ये प्रोग्राम काउंटर हो गया, या इसके अंदर दूसरा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ये भी इसके अंदर सारा शामिल होता है। इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको हमारे पास एक इनपुट डिवाइस नज़र आ रही है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से क्या होता है, ये हमारे पास इनपुट आती है और हमारा जो ये CPU है, ये उससे इंस्ट्रक्शन लेता है हमारे इनपुट से, और
हमारी मेमोरी में आ जाती है, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो करता है और फिर क्या होता है, इसको आउटपुट हमें बाहर के तौर पे देता है। अच्छा, इसके बाद आप इस तस्वीर में देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक प्रोसेस या ओवरव्यू दिया हुआ है किसका, सीपीयू का, कि सीपीयू काम कैसे करता है। हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है, जैसे हमारे पास रैम हम कहते हैं, हमारे पास मेन मेमोरी है, वहाँ से हम या उसके मेन मेमोरी क्या करते हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी से कुछ ना कुछ डाटा फेच करती है, उसको भेजा जाता है प्रोसेस के तौर पे। तो उससे क्या होती है, हमारी जो मेन मेमोरी से इस सीपीयू के कैश मेमोरी के अंदर वो डाटा आ जाता है, वो रजिस्टर्स के अंदर वो स्टोर हो जाता है। यहाँ पे देखें कि इस तरह हमारे पास क्या होता है, डाटा का फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, ये जो कैश मेमोरी है ये डाटा सेंड करती है किसको, ALU को, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को ये सेंड कर देती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, तो अब फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इसको क्या करता है, इसके कंट्रोल यूनिट से इसकी कम्युनिकेशन होती है, जो परफॉर्मेंस सीपीयू ने करना होती है वो करके कंट्रोल यूनिट को भेज देती है, और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, फिर इसको आउटपुट जो चीज़ें हमें बाद में नज़र आ रही होती हैं, इस तरह वो उसको चीज़ें दे देता है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है किस चीज़ का, कि हमारा जो सीपीयू है वो काम कैसे करता है। इसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है रैम, जो हमारे इस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। अब रैम क्या है हमारे पास, रैम हम इसको आपने पहले भी पढ़ा है कि हम कहते हैं ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ देर के लिए ये हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, जैसे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है और एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, वो रैम आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास जो भी हमारे डाटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो आ जाती है, इसकी हार्ड डिस्क आ सकती है, SSD आ सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे किसके आ जाती हैं, सेकेंडरी के अंदर आ जाती हैं। तो रैम के अंदर होता है कि हम वक्ती तौर पर कुछ मेमोरी एलोकेट करते हैं, कुछ देर के लिए जब हम परफॉर्मेंस हो जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, वापस उसको वाइप हो जाती है, वॉश हो जाती है, तो ये हमारे पास ये तरीकाकार होता है। इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की रैम शुमार होती हैं, एक हमारे पास D रैम होती है और हमारे पास दूसरी कौन होती है, S रैम होती है। D रैम क्या होती है, हम इसको डायनामिक रैम कहते हैं। डायनामिक मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक रिफ्रेश का तरीका रखा गया है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं प्लस इसके साथ कैपेसिटर होते हैं। अब कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, करंट कुछ देर के लिए स्टोर होता है, फिर रिफ्रेश होता है, फिर स्टोर होता है, फिर रिफ्रेश होता है। जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो रैम इस्तेमाल होती है हम उसको D रैम कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा DDR3 DDR1 रैम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है DDR, ये हम D रैम कहते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक रिफ़्रेश का सिस्टम है, थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारा सिस्टम रिफ़्रेश करता रहता है। इसके अंदर कुछ मेमोरी आती है, फिर रिफ़्रेश हो जाती है, फिर मेमोरी आती है, फिर रिफ़्रेश हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक प्रोसेस चलता रहता है और इसके अंदर हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर क्या करते हैं, वो उसके अंदर करंट स्टोर होता है और करंट स्टोरेज की वजह से हमारी मेमोरी भी स्टोर होती है। जैसे वो कैपेसिटर से वो करंट ख़त्म हो जाता है, फिर स्टोर होता है। तो इस तरह एक प्रोसेस चलता रहता है कि हमारी मेमोरी के अंदर डाटा उसके अंदर स्टोर होता है और फिर वाइप होता है, फिर स्टोर होता है, फिर वाइप होता है। ये एक तरीकाकार है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, ये वाइप आउट होता रहता है। दूसरे बार हमारे पास स्टैटिक रैम, हम स्टैटिक रैम का मतलब स्टैटिक होता है कंटिन्यूस किस्म की कोई है मेमोरी, और इसके अंदर हमारे पास जब तक इसको करंट मिलता रहता है, हमारे इसमें करंट मिलता रहता है, तो इसके अंदर बिट सिस्टम, इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, हमारे बिट सिस्टम आपको पता है, जैसे मेमोरी स्टोर करने के लिए हम बिट सिस्टम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, हमारा डाटा इसी हिसाब से स्टोर होता है। जब तक इसको करंट मिलता रहता है तो वो उसके अंदर डाटा स्टोर रहता है। जैसे ही करंट कट होता है, करंट बंद होता है, तो हमारे इसके अंदर मेमोरी वॉश आउट हो जाती है।
तो DDR और SRAM के अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो आपकी SRAM है, स्टैटिक रैम, इसके अंदर सिर्फ ट्रांजिस्टर होते हैं जिनको कंटिन्यूस करंट मिलता रहता है और हमारे पास डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। और इसकी मिसाल हमारे पास जो कैश मेमोरी है, किसी भी प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ये मेमोरी यूज़ होती है, ये रिफ़्रेश नहीं होती। हालांकि DRAM के अंदर क्या होता है, हमारा डाटा रिफ़्रेश होता रहता है, वाइप होता है, रिफ्रेश। इसके अंदर जब तक इसको करंट मिलता रहता है SRAM के अंदर, तो ये हमारा डाटा महफूज रहता है। जैसे करंट कट आउट होगा, जिस वक्त हमारा करंट आना बंद हो जाएगा, उस वक्त जाके हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जबकि DRAM के अंदर हमारा एक प्रोसेस होता है रिफ्रेश का, उसको करंट भी मिलता रहता है, उसके कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे रिफ्रेश होती है तो हमारा वो डाटा वॉश हो जाता है, वाइप हो जाता है। तो इस तरीके से वो उसके अंदर हमारा डाटा का फ्लो होता रहता है। ये हमारे पास दो मेन मेमोरीज थी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो क्या आ जाता है, वो हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, या ऐसी जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था किसका, हमारे पास CPU के आर्किटेक्चर का, और बाकी जो रैम का आर्किटेक्चर था वो किस तरह काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम रोम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। रोम क्या होता है, जैसे हम रीड ओनली मेमोरी को, बेटा अपनी मेहनत आपने जारी रखनी है। किसी भी किस्म का आपको इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में या आपको जो नंबर दिए गए उसके अंदर आपने पूछ लेना है, ताकि आपकी जो एम्बिग्यूटी है या क्यूरी है वो जल्द से जल्द दूर की जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।